एक आवश्यक सूचना। मित्रों, आप सब हमें लंबे समय से विभिन्न विषयों पर वीडियो बनाने के लिए लिख रहे हैं। सभी विषयों पर एक साथ वीडियो प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है, इसलिए हमने भारत का इतिहास नाम से एक नई वेबसाइट बनाई है। इस पर आप इतिहास के ब्लॉग पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पर हमने नियमित रूप से सामग्री पोस्ट करवाने की व्यवस्था की है। आप चाहें तो www.bharatkaitihas.com नाम से इस वेबसाइट को देख सकते हैं। धन्यवाद। 27 जनवरी 1858 को आरंभ हुई बादशाह जफर के मुकदमे की कार्यवाही 2 माह तक चलती रही। इस पूरे दौरान तेज सर्दियां पड़ रही थीं, जिनके कारण बादशाह जोर जोर से खांसने एवं कराहने लगता था। जब बादशाह की तबीयत काफी बिगड़ जाती तो उस दिन की कार्यवाही बंद करके अगले दिन पर टाल दी जाती। 9 मार्च 1858 को कोर्ट मार्शल अंतिम बार बैठा। उसी दिन शाम को 3 बजे कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। 5 सैनिक न्यायाधीशों ने एक स्वर से बहादुर शाह जफर को अपराधी ठहराया। कोर्ट मार्शल के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे अपराधों की सजा मौत होती है, किंतु चूंकि विलियम हडसन ने बादशाह को गारंटी दी थी कि उसे मारा नहीं जाएगा, इसलिए उसे पूरी जिंदगी भारत से बाहर अंडमान निकोबार या किसी अन्य स्थान पर भेज दिया जाए, जिसका निर्णय स्वयं गवर्नर जनरल करेंगे। इसके अगले दिन अर्थात 10 मार्च 1858 को अत्याचारी विलियम हडसन लखनऊ में क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा मारा गया। कहा नहीं जा सकता कि विलियम हडसन तक इस निर्णय की जानकारी पहुंच पाई थी अथवा नहीं। बहादुर शाह जफर के अभियोग का निर्णय सुनाने के बाद 7 महीने तक कंपनी सरकार यह सोचती रही कि बादशाह को भारत की मुख्य भूमि से कहां भेजा जाए। गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग बादशाह को अंडमान भेजकर बदनामी मोल नहीं लेना चाहता था। अंततः सितंबर 1858 में बर्मा की राजधानी रंगून को बादशाह बहादुर शाह जफर के निर्वासन के लिए चुना गया। चूंकि भारत के पूर्वी हिस्सों में क्रांति की आंच अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी, इसलिए अंग्रेजों को भय था कि कहीं क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों की जेल से छुड़ाने का प्रयास न करें। लेफ्टिनेंट एडवर्ड ओमेनी को यह दायित्व सौंपा गया कि वह स्वयं बादशाह को दिल्ली से लेकर जाएगा और अपने हाथों से उसे रंगून के किसी मकान में नजरबंद करके आएगा। बादशाह को दिल्ली से निकालने की योजना को पूरी तरह गुप्त रखा गया। बहुत कम अंग्रेज अधिकारियों को बताया गया कि कंपनी के गवर्नर जनरल ने लाल किले के बादशाह को रंगून भेजने का निर्णय किया है। 7 अक्टूबर 1858 की प्रातः 3 बजे लेफ्टिनेंट ओमेनी ने लाल किले की गंदी कोठरियों में जाकर बहादुर शाह जफर को जगाया और उससे कहा कि वह तैयार होकर बाहर खड़ी बैलगाड़ी में बैठ जाए। लेफ्टिनेंट ओमेनी अपने साथ और भी बहुत सारी गाड़ियां लाया था। उसके पास पूरी सूची थी कि कौन कौन व्यक्ति इन बैलगाड़ियों में बैठेगा। बादशाह के साथ अब भी उसके 2 जीवित शहजादे रहते थे। इनमें से 15वें नंबर का शहजादा जवान बख्त बेगम जीनत महल का बेटा था, जिसे जीनत महल ने भारत का बादशाह बनाने के सपने देखे थे। बहादुर शाह के 16वें नंबर का शहजादा मिर्जा शाह अब्बास भी इस समय बादशाह के पास था। वह जफर की एक रखेल मुबारक उन्निसा की अवैध संतान था। इस समय वह 13 साल का था। इन दोनों शहजादों को भी अनिवार्य रूप से अपने पिता के साथ निर्वासन में जाने के आदेश दिए गए। बादशाह की 2 बेगमें भी उसके साथ बैलगाड़ियों में बैठाई गईं। कुछ नौकर, रखेलें और ख्वाजा सराओं को भी शाही परिवार के साथ अनिवार्य रूप से बैलगाड़ियों में बैठाया गया। जब जफर के परिवार के कुछ अन्य लोगों को ज्ञात हुआ कि शाही परिवार को दिल्ली से बाहर ले जाया जा रहा है, तो वे स्वयं अपनी इच्छा से
बादशाह के साथ चलने को तैयार हो गए। इस प्रकार शाही काफिले में कुल 31 व्यक्ति हो गए। इन सभी को डांट डपट कर 1 घंटे के भीतर तैयार करके गाड़ियों में बैठा दिया गया। इस शाही काफिले को 9वीं लॉन्सर्स ने घेर लिया। इस सैनिक टुकड़ी में एक घुड़सवार तोपखाना, 2 पालकियां और 3 पालकी गाड़ियों का दस्ता था। यह पूरा प्रबंध पूरी तरह से गुप्त रूप से किया गया था। यहां तक कि स्वयं बहादुर शाह को भी नहीं बताया गया था कि रात के अंधेरे में उन्हें दिल्ली से कहां ले जाया जा रहा है। दिल्ली के कमिश्नर चार्ल्स सैंडर्स की पत्नी ने अपनी सास को लिखे एक पत्र में लिखा है, उन्हें जितनी शीघ्रता से रवाना किया जाना संभव था उतनी शीघ्रता से दिल्ली से रवाना कर दिया गया। स्वयं चार्ल्स सैंडर्स ने इस शाही यात्रा के लिए बैलगाड़ियों, ढकी हुई पालकियों और मार्ग में लगाए जाने वाले तंबुओं का गुप्त प्रबंध किया था। कमिश्नर स्वयं भी प्रातः 3 बजे उठकर ओमेनी के साथ लाल किले में पहुंच गया था। कमिश्नर ने न केवल यह सुनिश्चित किया कि प्रातः 4 बजे तक शाही काफिला लाल किले से रवाना हो जाए, अपितु वह स्वयं भी घोड़े पर बैठकर इस काफिले के साथ यमुना जी पर नावों को जोड़कर बनाए गए पुल तक गया, ताकि वह यह भी सुनिश्चित कर सके कि दिल्ली का कोई व्यक्ति इस शाही काफिले को दिल्ली से जाते हुए तो नहीं देख रहा है। इस प्रकार 332 साल बाद बाबर के बेटों की भारत से अंतिम विदाई हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भारत के लगभग समस्त राजाओं के महलों को लूटकर विपुल सोना, चांदी, हीरे, जवाहर, यहां तक कि संसार का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर भी आगरा और दिल्ली के लाल किलों में जमा कर लिए थे। किंतु आज वे दोनों ही लाल किले खाली पड़े थे, न उनमें सोना, चांदी और हीरे बचे थे और न उनमें रहने के लिए बाबर का कोई बेटा। अगली कड़ी में देखिए, ब्रिटेन के लॉर्ड्स चाहते थे कि दिल्ली को भारत के नक्शे से मिटा दिया जाए।